नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग सेल बायोलॉजी जैसे कि पढ़ रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोग 9 लेक्चर कर चुके हैं। 9 लेक्चर कर चुके हैं सेल बायोलॉजी का, यानी द यूनिट ऑफ लाइफ का। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में हमने बताया था। सारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरह से पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होता है, उस चीज़ के बारे में पूरे डिटेल बताया था। बच्चों, ये लेक्चर जो आज हम 10th लेक्चर करने जा रहे हैं, इस लेक्चर में भी ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे ही रिलेटेड ये लेक्चर, यानी आज का लेक्चर 10th लेक्चर है। तो बच्चों, हम आते हैं इस लेक्चर में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहला जो मेन टॉपिक है ऑस्मोसिस। जैसे कि केमिस्ट्री में भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी में ऑस्मोसिस क्या कहलाता है वो चीज़ को आप देखिए। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था डिफ्यूज़न जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्रॉस किसी भी पार्टिकल्स का एक साइड से या एक सरफेस से दूसरे सरफेस में आता था। तो कोई भी पार्टिकल्स जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी लिपिड बाइलेयर के थ्रू या प्रोटीन के थ्रू, ऐसे ही प्रोसेस को, यही ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। तो वहाँ पे डिफ्यूज़न हम लोगों ने देखा था कि कुछ कुछ पार्टिकल हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है, और कुछ कुछ ऐसा भी पार्टिकल था जो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन तक जा रहा था। लेकिन बच्चों, ओस्मोसिस एक ऐसा डिफ्यूज़न है, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूज़न ही है। तो इसका मतलब इसमें भी पार्टिकल्स का आना जाना होगा एक सरफेस से दूसरे सरफेस। लेकिन क्या सर, यहाँ पे हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा या लोअर से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन? बच्चों, हमेशा याद रखना कि ओस्मोसिस वह डिफ्यूज़न है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही आएगा, लोअर से हाइयर कभी नहीं जाएगा, सिर्फ हाइयर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक आएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, कोई भी पार्टिकल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एक स्पेशल तरह का पार्टिकल होगा, वो एक ही होगा जिसका नाम है वाटर। तो डिफ्यूज़न ये ऑस्मोसिस वह डिफ्यूज़न है जिसमें वाटर का हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक के तरफ आता है। ऐसे ही डिफ्यूज़न को ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन याद रहे बच्चों, किसके थ्रू आएगा? सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के ही थ्रू आएगा। फिर से बच्चों, ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूज़न है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ आता है, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। बच्चों, एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल लिखा गया है, लेकिन मैं अपने से सिलेक्टिव परमिएबल भी बता दिया हूँ, क्योंकि सिलेक्टिव परमिएबल भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल दिया गया है। क्लियर बच्चों? ऑस्मोसिस समझ गए? फिर से मैं बोलता हूँ, ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूज़न है जिसमें वाटर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ आता है, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। देखिए बच्चों, यह वह डिफ्यूज़न है, यानी ऑस्मोसिस वह डिफ्यूज़न है जिसमें कि एनर्जी यूज़ नहीं होता है, जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होता है। इसी वजह से इसको कौन सा प्रोसेस कहेंगे बच्चों? पैसिव प्रोसेस कहा जाता है। ऑस्मोसिस एक तरह का स्पेशल डिफ्यूज़न है। क्यों भाई? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें वाटर का ही डिफ्यूज़न होता है, वाटर ही आता है, क्लियर, या जाता है। और दूसरा कारण ये भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल के ही द्वारा आता जाता है। तो ऐसे ही इसी वजह से ऑस्मोसिस को एक स्पेशल डिफ्यूज़न कहा गया।
क्लियर हुआ? ये दो कारण है स्पेशल डिफ्यूजन कहने का। ये था ऑस्मोसिस के बारे में। अब देखिए बच्चों बल्क ट्रांसपोर्ट। देखिए बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कभी कभी बड़े पार्टिकल्स को भी डिफ्यूज करना पड़ता है या ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ले आना या जाना पड़ता है, ले आना या लेके जाना पड़ता है। तो बड़े पार्टिकल्स ही, जो बड़ा बड़ा लार्ज पार्टिकल्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर या सेल से बाहर आता जाता है। तो बड़ा पार्टिकल्स के लिए यानी लार्ज पार्टिकल्स के लिए ही यूज होता है, जानते हैं क्या बच्चों? बल्क। तो बल्क मतलब होता है क्या? लार्ज। तो जब लार्ज पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट होगा तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे? बल्क ट्रांसपोर्ट। इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स इन बल्क अमाउंट, मतलब लार्ज अमाउंट में अगर होगा तो वैसे ट्रांसपोर्ट को बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। देखिए बच्चों लार्ज अमाउंट में जब ट्रांसपोर्ट होता है यानी बल्क ट्रांसपोर्ट होता है तो वो दो तरह से होता है, एक इंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्जोसाइटोसिस। तो पहले इंडोसाइटोसिस के बारे में पढ़ें। तो कहा जाता है इंडोसाइटोसिस, इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो जब कोई पार्टिकल्स को सेल अंदर लेगा तो वैसे प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस बोलेंगे। जब किसी पार्टिकल को सेल बाहर करेगा वैसे प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। जरा मैं दिखाऊं यहाँ पे डायग्राम के साथ बताता हूं मैं आपको बच्चों। देखिए बच्चों जब यहाँ पे देखिएगा तो देखिए बच्चों ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और सेल के ऊपर में देखिए एक गोला सा सॉलिड रखा हुआ है। ये सॉलिड कुछ और नहीं बच्चों, फूड है। क्या है? जिसको सेल खाना चाह रहा है या सेल अपने अंदर लेना चाह रहा है। और सेल का ये हो गया आपका क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या करेगा सेल बच्चों? सेल अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा ग्रोथ करेगा, बढ़ाएगा। किसके तरफ? उस फूड पार्टिकल, वो जो सॉलिड पार्टिकल है उसके तरफ। जैसे ही बढ़ाएगा तो देखिए बच्चों इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए सेल जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से बढ़ाया, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते और ज़्यादा बड़ा करेगा। तो देखिए बच्चों बड़ा किया है, तो बड़ा किया है तो देखिए उस फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ से इस वाले स्ट्रक्चर में घेर लिया। उसके बाद और थोड़ा ग्रोथ हुआ तो देखिए बच्चों जब और थोड़ा ग्रोथ हुआ है तो ये क्या हुआ? ये दोनों छोर, ये जो दोनों छोर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये वाला और ये वाला छोर, दोनों छोर क्या हो गया? यहाँ पे मिल गया। ये जो दोनों छोर है, इसी छोर, ये जो छोर है ये वाला, ये वाला, ये जो दोनों छोर है बच्चों, इसी छोर को हम क्या बोलते हैं? इवेजिनेशन। क्या बोलते हैं? इवेजिनेशन। यानी ये दोनों इवेजिनेशन क्या हुआ? आपस में मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे मिल गया आपस में, और जैसे ही मिल गया तो फूड पार्टिकल अब चारों तरफ से घिर गया। जैसे ही घिर जाता है तो अब क्या हो गया? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पे एकजुट हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सहित एकदम साथ साथ सेल के अंदर फूड पार्टिकल आ गया। अब सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स आ गया, अब जो है सेल के अंदर जैसे ही आ गया और धीरे 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 सेल अपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल वैसे ही कर लिया जैसे पहले था और फूड अपने अंदर ले लिया। तो ये जो प्रोसेस किया बच्चों, ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे ही प्रोसेस को हम बोलते हैं, या किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को अगर सेल अंदर लेता है ऐसे ही प्रोसेस को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो वाला पोर्शन फूड पार्टिकल या किसी पार्टिकल्स को अंदर लाने के लिए जो वाला पोर्शन बढ़ता है या ग्रोथ होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? इवेजिनेशन। यानी इवेजिनेशन हो रहा है उसमें। ठीक है, अब हम लोग फिर से वही स्लाइड में आते हैं। तो समझ गए इंडोसाइटोसिस मतलब अपटेक ऑफ पार्टिकल्स इन बल्क बाय अ सेल। जब बड़े अमाउंट पर अपटेक किया जाता है पार्टिकल्स का सेल के द्वारा, वैसे ही प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इसका मतलब इंडोसाइटोसिस में सॉलिड वाला फेज को
भी हो सकता है, लिक्विड वाला भी फेज हो सकता है। जैसे कि मैंने वहाँ पे पार्टिकल जो दिया था वो लिक्विड वाला दिया था, ये सॉलिड वाला दिया था, सॉरी बच्चों सॉलिड वाला दिया था। अब लिक्विड वाला भी तो हो सकता है उसी जगह। जी हाँ, मैं अगला स्लाइड में लिक्विड वाला भी बना के दिखाया हूँ। तो देखिए बच्चों, ये देखिए सेल है और सेल का ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस सेल के बाहर में देखिए लिक्विड लिक्विड पार्टिकल्स कुछ है, और उस लिक्विड पार्टिकल्स को ये अंदर लेना चाहता है। तो जैसे जब ये लिक्विड पार्टिकल्स को अंदर लेना चाहेगा तो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ नहीं बढ़ेगा, अंदर की तरफ बढ़ा है ना, देखिए अंदर की तरफ बढ़ा। तो जब अंदर की तरफ बढ़ेगा तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इवेजिनेशन हो रहा है। जब अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रोथ करेगा तो मरेंगे, इवेजिनेशन हो रहा है। इवेजिनेशन होते जाएगा, जैसे जैसे होगा तो लिक्विड वाला पार्टिकल ऑटोमेटिकली उस वाले देखिए अंदर घुस गया, देखिए अंदर आ गया। तो अब जो है कुछ देर के बाद जब ये अंदर आ जाएगा तब धीरे धीरे क्या होगा, ये दोनों छोर इसका, ये दोनों छोर आपस में आकर मिल जाएगा, तब ये कंप्लीट सेल हो जाएगा, और अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उस मेम्ब्रेन से घेरा था उसके साथ साथ वो लिक्विड भी अंदर आ जाएगा। कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ जो लिक्विड आ जाता है उस वाले ही पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पीनोजोम। क्या बोलते हैं, पीनोजोम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इंडोसाइटोसिस हुआ, यानी सेल अंदर लिया, लेकिन यहाँ पे पिनोजोम बना के लिया, इवेजिनेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल हो। और इस वाले डायग्राम में जब देखे हैं तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स को लिया, यहाँ पे इवेजिनेशन हुआ, इन्वेजिनेशन नहीं, यहाँ पे इवेजिनेशन हुआ है, ठीक है। और इवेजिनेशन होकर यहाँ पे तो सर यहाँ पे भी तो बनाया। तो जब ये सॉलिड वाला पार्टिकल्स को घेर के जब अंदर ले आएगा, ऐसे ही इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं फेगोजोम। जब लिक्विड को अंदर लेगा तो अंदर वाला पार्ट को हम पिनोजोम बोलेंगे, और जब सॉलिड वाला लेगा तो बोलेंगे फेगोजोम। लेकिन दोनों शर्त पे क्या है, इंडोसाइटोसिस ही है। एक में सॉलिड वाला पार्ट लेगा और दूसरे में लिक्विड वाला पार्ट लेगा। तो अब हम लोग फिर से ही स्लाइड में आते हैं। तो इंडोसाइटोसिस में सॉलिड वाला भी फेज आ सकता है, लिक्विड वाला भी पार्टिकल्स को अंदर ले सकता है। तो जब सॉलिड फेज में रहेगा तो वैसे वैसे प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, इसका मतलब इंडोसाइटोसिस भी दो प्रकार का, जब सॉलिड फेज को लेगा तो बोलेंगे फेगोसाइटोसिस, और जब लिक्विड फेज को लेगा तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। क्लियर। और फेगोसाइटोसिस होकर जो पार्टिकल्स अंदर जाएगा उसको हम बोलेंगे फेगोजोम, यानी फेगोजोम के द्वारा किया। और जो पिनोसाइटोसिस के द्वारा लिक्विड पार्टिकल अंदर जाएगा तो अंदर वाला पार्ट को ही हम बोलेंगे, लिक्विड प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो घेरा अंदर में रहता है उसको हम बोलेंगे पिनोजोम, ठीक है। और अगर हम किसी सॉलिड पार्टिकल्स को खाते हैं तो बोलते हैं ईटिंग, और जब हम लिक्विड को लेते हैं तो हम बोलते हैं ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में फेगोसाइटोसिस में तो सॉलिड वाला पार्टिकल को लिया है ना, इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है। और जहाँ पे ये लिक्विड वाला फेज में जब देखिएगा यानी पिनोसाइटोसिस में देखिएगा तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि लिक्विड को अंदर ले रहा है, तो मतलब सेल ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है, सेल ड्रिंकिंग कर रहा है। क्लियर बच्चों। उसके बाद जब सॉलिड वाला फेज में देखिएगा तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या शो करता है, इवेजिनेशन। और जब लिक्विड वाला पार्ट का सेल अंदर लेता है तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या शो करता है बच्चों, इन्वेजिनेशन शो करता है, क्योंकि वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग इंडोसाइटोसिस के बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं एक्जोसाइटोसिस, यानी सेल अब अंदर से किसी चीज़ को बाहर निकालेगा, बाहर से अंदर नहीं लेगा, अंदर से बाहर निकालेगा। तो ये है एक्जोसाइटोसिस आपका। तो देखिए ये एक्जोसाइटोसिस मतलब जब किसी बड़े पार्टिकल्स को सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकालेगा, ऐसे ही प्रोसेस को एक्जोसाइटोसिस बोलेंगे,
ठीक है, या फिर उसी को हम बोलते हैं इफेजी, या उसी को सेल वोमिटिंग, मतलब सेल क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है। तो उल्टी मतलब वोमिटिंग, मतलब जब आप अंदर से किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं, तो यानी यहाँ पे सेल वोमिटिंग कर रहा है। तो मान लेते हैं ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर मान लेते हैं ये देखिए ढेर सारा पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स है, ये देखिए पार्टिकल्स है। अब ये पार्टिकल्स क्या हुआ, धीरे 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 देखिए किधर आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आया, और जहाँ पे जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जिस वाले पार्ट पर आया, जिसके करीब आया, उसी जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा अंदर के तरफ क्या होगा, सिकुड़ेगा, अंदर की तरफ उभार टाइप का होगा, और उभार होके क्या करेगा, वो पार्टिकल्स को सेल से बाहर कर देगा। मतलब ये सेल क्या किया, वोमिटिंग किया। क्लियर। ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ऐसे ही प्रोसेस को हम बोल देंगे एक्जोसाइटोसिस। क्लियर बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये ऑस्मोसिस जो कि एक इम्पोर्टेंट डिफ्यूज़न है, जिसको हम स्पेशल डिफ्यूज़न बोलते हैं, जिसमें हम सारी बातें देखें क्या कि ऑस्मोसिस वह डिफ्यूज़न है जिसमें वाटर का डिफ्यूज़न होता है हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ, सेलेक्टिव परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल के द्वारा। क्लियर। उसी डिफ्यूज़न को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस में किसी भी तरह का एनर्जी नहीं लगता है, इसी वजह से हम उसको पैसिव प्रोसेस के गिनती में रखें, जैसे कि हम सारी बातें यहाँ पे हम लिख के बता दिए हैं। ठीक है। इसको स्पेशल डिफ्यूज़न क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही डिफ्यूज़न होता है, और दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल के ही द्वारा होता है। तो कुछ कुछ पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बड़े पार्टिकल्स का भी आवागमन करता है। तो वैसी ट्रांसपोर्ट को बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और बल्क ट्रांसपोर्ट भी दो प्रकार का, एक इंडोसाइटोसिस, एक एक्सोसाइटोसिस। क्लियर बच्चों। इंडोसाइटोसिस में हम लोगों ने देखा, क्या देखा इंडोसाइटोसिस में, यही कि जब हम किसी पार्टिकल्स को अपटेक करते हैं यानी अंदर लेते हैं, बड़े पार्टिकल्स को सेल के अंदर लेते हैं। इंडोसाइटोसिस में भी दो, अगर हम सॉलिड को लेंगे तो उसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड को लेंगे तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, है ना बच्चों, पिनोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस के द्वारा हम जो सॉलिड अंदर लेते हैं उस अंदर वाले पार्ट को ही हम बोलते हैं फेगोजोम, और लिक्विड वाला जो लेते हैं उसको हम बोलते हैं पिनोजोम। इसका मतलब फेगोसाइटोसिस में सेल का ईटिंग होता है, और पिनोसाइटोसिस में सेल का ड्रिंकिंग होता है। फेगोसाइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इवेजिनेशन शो करता है, और पिनोसाइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन शो करता है, जो कि हम ये दोनों डायग्राम के आधार पर अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों डायग्राम के आधार पर अच्छे से सीख गए। उसके बाद लास्ट एक्सोसाइटोसिस पढ़े, जिसमें हम सेल वोमिटिंग किया यानी अंदर के पार्टिकल्स को बाहर निकाला, या उसी को इफेजी भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी लिख दिए हैं। अगला जब चैप्टर आप पढ़िएगा, इस चैप्टर में तो नहीं लेकिन अगले चैप्टर में जब ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया है। तो बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। अगला जो यहीं तक क्या, आपका यहीं तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई कहानी नहीं रहा। आपके सिलेबस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जितना कहा गया उससे ज़्यादा ही मैंने बता दिया। अगर आप लोग सही ढंग से नोट्स बनाएं और पढ़ें लेक्चर को, वीडियो अच्छे से देखें, तो आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड नहीं छूटेगा। तो ये मैंने 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सारी बातों को क्लियर किया है। अब जो अगला लेक्चर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या आएगा, सेल वाल। क्या आएगा बच्चों, सेल वाल। अब वैसे ही सेल वाल के ही बारे में फिर से डिटेल स्ट्रक्चर को देखेंगे, डिटेल से एक्सप्लेनेशन उसको करेंगे और फिर पढ़ेंगे। तो यहीं से हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सारी कहानी समाप्त। तो थैंक यू सो मच बच्चों मेरे वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए, जानते रहिए।
और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।